जय हिंद साथियों। मेरे सामने 9 नवंबर 2020 का एक पत्र है जो लिखा गया था कर्नल डॉक्टर यतेंद्र यादव रिटायर्ड द्वारा। ये लिखा है उन्होंने CDS जनरल बिपिन रावत को। इसका सब्जेक्ट है सिस्टमैटिक डेग्रेडेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड डीमोरलाइजेशन ऑफ सोल्जर्स। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 सालों में आपने सेना के मनोबल को गिराने के लिए बहुत तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और ये वही संस्था है जिसमें आप बढ़कर आज वहां पहुंचे हैं जिस जगह पर आप हैं। लेकिन पिछले 7 महीनों में जो हम मुश्किल का समय देश के तौर पर देख रहे हैं, हमारी सेना देख रही है, लद्दाख में जहां बहुत कड़ाके की ठंड है और पूरे चाइना की जो सरहद है भारत के साथ, उस पर हमारे जो सेना के अधिकारी हैं और जवान हैं, जो मुश्किल का समय हम सब ने देखा है पिछले 7 महीनों में। मुझे ये लगा था कि आप कोई एक ऐसा नया आइडिया लेकर नहीं आएंगे जिससे आप सेना का मनोबल गिराएं या उन्हें नीचा दिखाएं। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि आपको अपने आप को बनाए रखने के लिए आपको एक ऑब्सेशन है, कंपल्सिव ऑब्सेशन है सेना को इस तरह से नीचा दिखाने का, उनको अवमानित करने का, उनको अपमानित करने का। ये आपका नेचर है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि और ये चीज साफ हो जाती है कि जिस तरह का आपने सजेशन दिया है कि सेना के जितने लोग हैं, हमारे सेना के पेंशन को आप कम करने की बात कर रहे हैं, उनके पेंशन बिल को कम करने की बात कर रहे हैं, और ये सब आप कर रहे हैं जब आपकी, उन्होंने कहा है, योर एनोनिमस लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने जो चिट्ठी, बिना नाम वाली चिट्ठी, बेनाम चिट्ठी लिखी, ये कहते हुए कि IT एग्जेम्पशन जो है वो ना दिया जाए, IT इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशन मिलता है हमारे जो दिव्यांगों को, उनको ना दिया जाए। तो ये जो है ये बहुत ही निहायत ही शर्मनाक जो आइडिया है वो है। और इससे साफ है कि इस सरकार का जो पहला 5 ईयर टर्म था, यानी कि 2014 से 2019 तक, डिफेंस बजट जो है उसे काटा गया और अब तक के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया। 1962 के जो युद्ध हुआ था चाइना के साथ, उसके बाद से अब तक। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो सिविलियन डिफेंस के एम्प्लॉयज हैं उनको जो सैलरीज और पेंशन दी जाती है वो भी इसी बजट से दिया जाता है। तो बजाय इसके कि आप इस बात के विरुद्ध आवाज उठाते कि आप डिफेंस बजट को कम ना करें, सरकार को ये बात कहते, आप एक नई तरह की आइडिया को लेकर आए हैं कि जो सेना की जमीन है उसको बेचकर जो हथियार है वो खरीदे जाए। CSD यानी कि जो कैंटीन की जो फैसिलिटीज है उसको पीस स्टेशन में बंद कर दिया जाए, और जो हमारे सेना के अधिकारी हैं उनको जब वो TD पे होते हैं तो उनको होटल में रहने का अधिकार ना दिया जाए। ये और इस तरह की आपने बहुत सारी चीजें करी है, बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसा कर्नल यादव का कहना है। उन्होंने कहा है कि सरकार का काम होता है कि वो बजट अलॉटमेंट करे और अपनी सेना को जो है मॉडर्नाइजेशन भी उसकी करे, उसमें जो सबसे लेटेस्ट चीजें होती हैं उनको भी लाया जाए। मगर इनके साथ साथ उसका काम ये भी होता है कि जिन अधिकारियों ने, जो सेना के सैनिकों ने अपने पूरे जिंदगी सेना के लिए लगा दिया, उन वेटरन्स के पेंशन को भी दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष जो हैं वो सेना को दिए हैं। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए देश की रक्षा करते हुए अपनी जान को भी कईयों ने दिया है, या कई बार वे अपाहिज भी हो गए हैं। तो सरकार को अगर लगता है कि वो अपने सेना को पेंशन नहीं दे सकते, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके IT एग्जेम्पशन में कटौती करने की उनको लगती है जरूरत, तो उनको सेना ही बंद कर देनी चाहिए। लेट देम क्लोज शॉप, ये लिखा है, एज सिंपल एज दैट। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सोल्जर्स को, कोई सैनिकों को बैंक में जिस तरह से आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं, वैसे नहीं करते हैं कि जो रोजगार जिसको दिया गया है वो
अपनी बंदूक रखे, मतलब जो बैंक में होगा वो अपनी बंदूक रखना चाहेगा तो अपनी बंदूक रखेगा, लेकिन जो सेना में है उसे बंदूक देने का काम किसका है? उसको बंदूक देने का काम सरकार का है। और जिन लोगों ने इतना कुछ किया है देश के लिए, उनके बारे में पिछले 3-4 सालों में मैंने आपको लिखा है। मैंने अपने राजनीतिक नेतृत्व को भी लिखा है, सरकार को भी लिखा है, मतलब प्रधानमंत्री को लिखा है, रक्षा मंत्री को लिखा है, क्योंकि मुझे कई बार लगा कि सेना के इंटरेस्ट के विरुद्ध है जो कुछ किया जा रहा है। और ऐसे 2 बार जनरल बिपिन रावत को वो लिखते हैं कि आपने मुझे बुलाया डिस्कशन के लिए। पहली बार आपने मुझे आर्मी हाउस में बुलाया जून 2018 के पहले हफ्ते में, और दूसरी बार सेकेंड टाइम टू योर ऑफिस इन द 3rd week of August 2018। दूसरी बार अपने ऑफिस में बुलाया अगस्त 2018 के तीसरे हफ्ते में, मतलब पहले जून में बुलाया 2018 में, फिर अगस्त में। और मेरे दूसरी मीटिंग जो है आपके साथ तब हुई जब मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें आपको मैंने कॉपी किया था, सीसी करा था। और क्योंकि बहुत सारे एफआईआर जो हैं सीबीआई हमारे सेना के लोगों पर कर रहे थे कि उन्होंने जानबूझ के मर्डर किया, अलेजेड मर्डर विद इंटेंशन। और कुछ केसेस में ये एनकाउंटर डेथ्स जो थे आतंकवादियों के, उनके बारे में भी था, मगर उसमें ऐसा दिखाया गया कि इन लोगों ने जानबूझ के मर्डर किया। और एक ऑफिसर की जो पत्नी थी, सेना के अधिकारी की पत्नी, उन्होंने ट्विटर पर भी प्रधानमंत्री जी से मदद की गुहार लगाई थी। और इसी समय वो लिखते हैं आगे 5वें पैराग्राफ में कि 700 जो सैनिक थे, उन्होंने वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गए कि जिस तरीके से इंसर्जेंट्स, मतलब इन्फिल्ट्रेटर्स, जिस तरह से घुसपैठिए जो हैं वो भारत में आ रहे थे, और उनके बारे में गाइडलाइंस मांगने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एफआईआर जो है वो फाइल करी जाए हमारे सैनिकों के विरुद्ध उन जगहों पे भी जहां पे आफ्स्पा लगा हुआ है। आप जानते हैं आफ्स्पा के बारे में बहुत तरह की बातें, मैं आपको केवल इनके पत्र के बारे में बता रही हूं। लेकिन हर एनकाउंटर वाले जो मृत्यु होती है जो आफ्स्पा वाली जगह पे, वहां पे एक एफआईआर करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए थे, उसके विरुद्ध भी वो कोर्ट गए थे। और इसके अलावा इसके पहले 2 बच्चे, मतलब 2 सैनिकों के बच्चे जो हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी गए थे कि जो सैनिक हैं उनके जो मानवाधिकार हैं उनकी भी रक्षा करी जाए जब उन्हें पत्थर मारे जाते हैं कश्मीर में। और एक जो सैनिक थे, उनके पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था अपने बेटे के ऊपर, एक एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसके बारे में, शोपियान में। इसमें इन्होंने लिखा था, जो सैनिक के पिता थे उन्होंने ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट को हमारे जो सैनिक हैं उनके मनोबल को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि वे अपने जीवन जो है जीवन की आहुति तक दे देते हैं भारत के तिरंगे की रक्षा करते हुए। इसके आगे कर्नल यादव लिखते हैं कि उन्होंने अपने पत्र में प्रधानमंत्री जी को ये बात लिखी थी, ये सारी बातें, और बताया था कि जो सैनिक होते हैं वो अपने लिए निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, अपने लहू को बहाते हैं, और इसलिए करते हैं वो अपनी बोनाफाइड ड्यूटीज बिना किसी चीज के रिटर्न में, बिना किसी एवज में वो इसलिए काम करते हैं ताकि देश की अखंडता और अक्षुण्णता बनाए रखी जाए, जिस तरह से हमारी सरकार चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है। और इस तरह की बहुत सारी खबरें जो हैं, बहुत रिपोर्ट हुई थी, मीडिया में आई थी। और सुप्रीम कोर्ट में जो 700 सैनिक गए थे, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मगर दुख की बात यह है कि इन लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के समक्ष इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जनरल बिपिन रावत को ये लिखते हैं कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के बावजूद, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होने के बावजूद आपने अपना काम नहीं किया।
लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको बता रही हूं। अनफॉर्चुनेटली दीज सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज वर फोर्स्ड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड द NHRC because you as the COS and the government of India had abdicated your responsibility to safeguard the rights and interests of these soldiers. इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जब मेरी मुलाकात हुई आपसे, जनरल बिपिन रावत से, कर्नल यादव लिखते हैं, तो आपने कहा कि इन सैनिकों के ऊपर आप नाराज हुए, आपने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि ये मीडिया में ये खबर आती या ये माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाते और मीडिया इनको इतनी कवरेज देती। तो आप और अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कर्नल यादव कहते हैं कि जनरल बिपिन रावत, आपने जो विमेन ऑफिसर्स हैं वो भी कोर्ट चली गई अपने अधिकार के लिए कि उन्हें भी परमानेंट कमीशन मिले सेना में, और आपने दोनों बातों को एक साथ जोड़ के बताया मुझे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों मैटर्स जो हैं बिल्कुल अलग है। जहां तक महिला अधिकारियों की बात है तो वो उनकी एक निजी मैटर है उनका, लेकिन जो हमारे सैनिक हैं उनका मैटर जो है वो अपनी जो ड्यूटीज करते हैं युद्ध जैसे हालातों में, वो उनका पर्सनल मैटर नहीं, वो इस देश का मैटर है। उन्होंने लिखा है, however the point is that the circumstances of both these cases are entirely different. Women officers had approached courts purely over a personal matter, whereas these soldiers were seeking safeguards for the performance of their bona fide duties in a war-like situation. जहां पे घुसपैठिए आ रहे थे, वो एक जंग वाले हालातों वाली जगह थी, उसके बारे में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं दोबारा इस बात को जोर देकर कहता हूं, कर्नल यादव लिखते हैं कि ये मेरे निजी व्यूज नहीं है, ये मेरे अपने व्यूज नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से लोग बोल रहे हैं आपके बारे में, जिस तरह से आप बातें करते हैं, जिस तरह की आप एक्शन ले रहे हैं, और उस तरह से आपके बारे में जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। और इससे साफ है कि अधिकतर जो सैनिक है जो अभी कार्यरत हैं या जो रिटायर्ड है, उन्हें आपके नेतृत्व में कोई भरोसा नहीं रह गया है। और मैं आपको पढ़ के बता रही हूं उन्होंने क्या लिखा। एंड लेट मी एम्फसाइज, दीज आर नॉट ओनली माई व्यूज। सोशल मीडिया एक्टिविटी ओवर द लास्ट फ्यू years against your utterances and actions against the interests of the organization is unprecedented. It is evident from the comments that vast majority of soldiers, both serving and retired, have lost faith and trust in your leadership. I am sure most people will find it difficult to recollect anything good said by you about the organization. On more than one occasion, you have publicly, literally called the organization thieves, dishonest. वो कह रहे हैं कि आप लोगों से पूछेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उनको एक भी बात याद ऐसी आ जाए जो आपने कुछ अच्छी बात कही होगी सेना के बारे में। आपने पब्लिकली कई बारी सेना को चोर और झूठा बताया है। One of the reasons cited by you for not allowing officers to stay in hotels while on temporary duty was to prevent officers from exchanging suitcases of cash. आपने ये कहा है कि आप एक कारण जो आपने बताया है कि क्यों सेना के अधिकारी जो हैं वो किसी होटल में नहीं रह सकते, आपने इस पे रोक लगाई है क्योंकि वो सूटकेस भर भर के पैसा जो है वो एक्सचेंज करते हैं, मतलब वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं और पैसा लेते हैं, और फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट लार्ज। एंड दो गवर्नमेंट हैज नॉट fixed any tenure for you as CDS, it can be safely anticipated that you will hold your present appointment for at least 2 more years, if not more. People shudder at this prospect because of the thought of your next move. आप शायद 2 साल रहेंगे या हो सकता है उससे ज्यादा समय के लिए भी CDS रहें, मगर लोग जो हैं इस बारे में सोच कर भी उनका दिल दहल जाता है कि आप आगे क्या करेंगे। और इसी तरह से इन्होंने काफी कुछ लिखा है जिसमें मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि ये बात साफ हो गई। और ये चिट्ठी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी लिखी है। इसके अलावा इन्होंने जनरल MM नारावने,
एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, एडमिरल करमबीर सिंह को भी कॉपी मार्क करी है। तो ये पत्र जो है एक और लेटर बॉम्ब आया है और ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरी बात जो इन्होंने अपने पत्र में लिखा वो भी पढ़ के आपको बता रही हूं कि आप जब भी कोई ऑफिसर किसी रेजिमेंट में कमीशन होता है तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है, उसकी एम्बिशन होती है कि एक दिन वो उस यूनिट को कमांड करे, जी उसका नेतृत्व करे। भगवान जो है उन्होंने आपको बहुत ही दयालु रहे हैं भगवान आपके प्रति, क्योंकि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने हैं और अब सबसे पहले देश के CDS भी बने हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सैनिक इससे ज्यादा मांग सकता था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब आपके अंदर एम्बिशन नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि आप आगे बढ़े, होना भी चाहिए। बट इन माई व्यू वन क्रिटिकल कॉल वन मस्ट टेक इज द कॉस्ट दैट वन इज विलिंग टू पे टू फुलफिल दीज एम्बिशंस। मगर एक चीज को सोचना पड़ेगा कि आप इसका क्या प्राइस पे कर रहे हैं, इसका क्या कॉस्ट है, किस चीज के एक्सपेंस पर ये सब हो रहा है। I am convinced in an organization like ours, anything achieved at the cost of losing the trust and respect of the men you command is not worth a dime. और मेरा ये मानना है, आखिर में वो लिखते हैं कि किसी भी जगह पे आप पहुंच जाए, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे, उस जगह पे आप पहुंच जाए जहां पे आप लोगों का भरोसा, उनसे आपके प्रति आदर सम्मान को अगर आप खो दें तो आप जिस भी जगह पे पहुंच जाए वो एक फूटी कौड़ी के भी बराबर नहीं होता। योर सिंसियरली यादव साहब। तो कर्नल यादव के इस पत्र के बाद आगे क्या होगा ये देखने की बात है, होगा तो शायद कुछ नहीं, पर मेरा काम था आपको बताना कि सेना के लोग किस तरह से सवाल उठा रहे हैं हमारे CDS जनरल बिपिन रावत पर। दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय हिंद।